फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं समान नागरिक संहिता, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि समान नागरिक संहिता क्या है, क्यों लागू किया जा रहा है, कि सरकारें इस पर क्यों विवाद उत्पन्न कर रही है, विपक्ष क्यों इस पर इसका विरोध कर रहा है। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम लोग सामाजिक नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं, वो आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि ये आपके नीति निर्देशक तत्व में यानी कि डीपीएसपी में आता है। ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। इसी बीच में आपका आर्टिकल 44 आता है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। चलिए इसे हम लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता को लागू करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं समान नागरिक संहिता। तो देखिए, वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। अदरवाइज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए, यहाँ पे है भारतीय संविधान के निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात कर रहा है। में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए। एक समान नागरिक संहिता का निर्माण का मतलब है कि जैसे कि सबकी शादी की उम्र यानी कि विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की जाए, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, हिंदू है, सबकी बात ये जो है समान नागरिक संहिता ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको बात ध्यान रखना होगा। वो चाहे जिस समुदाय से हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबको एक जैसा व्यवहार करना होगा। ये है एक समान नागरिक संहिता का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, परंतु स्वतंत्र भारत में मुसलमान और ईसाई सल्तनत। देखिए, यहाँ पे भारत में एक समान नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए, आर्टिकल 44 में बता दिया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि परंतु स्वतंत्र भारत में मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों में व्यक्तिगत विधि बनाने रखने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। देखिए, मेन विवाद का कारण यही है कि जो है अल्पसंख्यक वर्ग को, जैसे ईसाई हुआ, मुसलमान हुआ, इनको जो है ये भी छूट दे दिया गया कि आप अपने विषयों पर व्यक्तिगत विधि बना सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो डिस्प्यूट यानी कि ये विवाद चल रहा है, मेन मुद्दा यही है। ठीक है, तो जैसे मुस्लिम अपना जो है पर्सनल लॉ उनका होता है कि व्यक्तिगत कानून जो होता है उसके हिसाब से वो विवाह की उम्र तय करते हैं, तलाक कैसे लेना है ये भी करते हैं। और जो हिंदू में है, तो हिंदू में जो है संविधान में जैसा लिखा गया वैसे मानते हैं। बट ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग में भी वही प्रॉब्लम है कि वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, व्यक्तिगत विधि बनाते हैं। आगे देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों की भावना का सम्मान करते हुए भारत में समान नागरिक संहिता बाध्यकारी रूप से लागू नहीं की। उन्होंने, देखिए, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो समान नागरिक संहिता इसलिए जो है लागू नहीं किया क्योंकि इससे जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनके जो भावनाओं का और उनके सम्मान में ठेस कहीं ना कहीं पहुंचता है। इसी वजह से उन्होंने लागू नहीं किया था उस टाइम। बल्कि नेहरू की मान्यता थी कि स्वतंत्र भारत में इसका निर्माण स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय की पहल पर होगा। और नेहरू का मानना था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय अगर ये पहल करता है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए तो ये लागू हो सकता है। परंतु इस मुद्दे का बाद में दलीय राजनीतिकरण कर दिया गया। यानी कि बाद में जब नेहरू ने तो बता दिया साफ साफ कि अगर देखिए अल्पसंख्यक समुदाय चाहेगा तो सिविल संहिता जो यानी कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। बट बाद में चल के इसका क्या हुआ, इसका राजनीतिकरण यानी कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक शाहबानो केस आता है, उसमें यह मुद्दा विशेष रूप से विवादित हुआ। उसमें शाहबानो वाद आया था, उसमें जो है यह मुद्दा जो है समान नागरिक संहिता का जो है विवादित रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आपराधिक विधि संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 की व्याख्या करते हुए कहा कि शाहबानो को अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। परंतु उच्च न्यायालय के इस निर्णय को मुसलमानों के व्यक्तिगत विधि के विरुद्ध माना गया। अब देखिए, शाहबानो के केस में क्या हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें बता दिया गया, कोर्ट ने क्या दिया, कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुसलमानों के
निर्णय दिया कि साहबानों को अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड यानी कि मुस्लिम जो पर्सनल व्यक्तिगत उनका विधि है, कानून है, तो मुसलमानों ने माना ये जो न्यायालय का निर्णय है ये मुसलमानों के व्यक्तिगत विधि के विरुद्ध है, क्योंकि आपराधिक विधिक संहिता धारा 127 के अंतर्गत यह कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय में पति केवल मेहर और इद्दत के अंतर्गत पत्नी को 3 माह तक गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। अब देखिए ये मुस्लिमों के जो अंतर्गत जो आपराधिक विधि संहिता धारा 127 में बात कही गई है उसमें यही कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के पति केवल मेहर और इद्दत के अंतर्गत पत्नी को 3 माह तक ही गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। जबकि जो एमपी की जो हाई कोर्ट थी उसने फैसला दे दिया कि जो है साहबानों के पति को जो है गुजारा भत्ता देना पड़ेगा जब तक वो अलग हैं। इसीलिए जो है मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये था साहबानो वाद। ठीक है, ये अभी मैंने बता दिया साहबानो वाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं उच्च न्यायालय के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा। अब जो ये उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया फिर ये जो गया आपके हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया तो एससी में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी यही जो फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया था वही सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को दोहरा दिया। वर्ष 1985 में दिए गए इस निर्णय में कहा गया कि आपराधिक विधि संहिता की धारा 125 के व्यक्तिगत विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा यह सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू है। और उसने क्या कहा कि व्यक्तिगत विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये सभी महिलाओं के समान रूप से लागू होना चाहिए। देखिए कोर्ट कहता है कि आपके व्यक्तिगत हित की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सामाजिक हित की। सामाजिक हित का मतलब होता है सभी महिलाओं के ऊपर समान रूप से यही कानून लागू होगा, वो चाहे जिस जात धर्म या लिंग से बिलोंग करती हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब देखिए न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए, लेकिन कुछ रूढ़वादी विरोधों के कारण राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में आपराधिक विधिक संहिता की धारा 125 में संशोधन करके यह कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा। अब देखिए राजीव गांधी की सरकार आती है 1986 में, वो जो है आपराधिक विधि संहिता की धारा 185 में संशोधन करके कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात हो गई है। अब आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, मात्र जो गोवा है, गोवा में एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे अभी जो है ये आर्टिकल लागू है, यानी कि 44 समान नागरिक संहिता कहाँ पे लागू है, केवल मात्र एक राज्य है आपका गोवा, वहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो ये थी समान नागरिक संहिता से संबंधित जानकारी जो आपके लिए था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट छोटे से वीडियो में, आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।